हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी कुछ बातें हम लोगों ने की थी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली हम घर के कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि मेनली दो वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, लाइव वायर को हम किससे दिखाते हैं? रेड कलर से दिखाते हैं, और न्यूट्रल वायर को हम लोग ब्लैक कलर से दिखाते हैं। इसके अलावा है ना, इसके अलावा हमने बात की कि डोमेस्टिक सर्किट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम लोग पावर सर्किट, और एक को कहते हैं लाइटिंग सर्किट। लाइटिंग सर्किट वो होती है जिसमें हम ऐसे डिवाइसेस को जोड़ते हैं जिसकी करंट रेटिंग कम होती है, लाइक अप टू 5 एम्पियर। ठीक है, और जो पावर सर्किट होता है उसमें हम हैवी डिवाइसेस को लगाते हैं, लाइक एसी, फ्रिज, कूलर, हीटर, आयरन, ऐसी चीजें हम लगाते हैं। ये ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, अप टू 15 एम्पियर। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि हम जो घर में वायरिंग करते हैं या डोमेस्टिक सर्किट लगाते हैं उसमें कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, है ना, कौन कौन सी गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनसे हम बचे कैसे। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन सर्किट। तो बेटे इसको हम, ये जो है दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बेटा शॉर्ट सर्किटिंग और दूसरा होता है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ये दो तरीके की चीजें होती हैं। ओके, शॉर्ट सर्किटिंग क्या चीज है भाई? शॉर्ट सर्किटिंग क्या चीज है? कभी कभी आप सुनते हो बेटा, न्यूज अगर देखते हो कि फलाने जगह पर आग लग गई और रीजन क्या था, तो शॉर्ट सर्किटिंग ऐसा बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है ये शॉर्ट सर्किटिंग? बच्चे, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, लाइव वायर कम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल वायर, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ध्यान से समझिए क्या बोला मैंने। when live wire comes in contact with neutral wire directly, जब ऐसा होता है बेटा, न्यूट्रल वायर और ये, जैसे मैंने बोला आपको, ये लाइव वायर है समझो, और ये न्यूट्रल वायर है। तो मैंने बोला था बेटा ये 230 वोल्ट पे होता है और ये 0 वोल्ट पे होता है। तो जो भी डिवाइस है जो 230 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करता है, जैसा मैंने आपको बताया है कि हर एक डिवाइस की रेटिंग होती है, दो प्रकार की रेटिंग होती है, एक वोल्टेज रेटिंग और एक पावर रेटिंग। ठीक है, तो उसका जो भी वोल्टेज रेटिंग है उतना वोल्टेज आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी डिवाइसेस, जनरली डिवाइसेस 230 वोल्ट पर काम करती है तो आपको उसको 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना होता है। तो हम उसे क्या करते हैं, इसके बीच में जोड़ देते हैं, 230 से 0 के बीच में, लाइक एक बल्ब जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसके बीच में हमने एक बल्ब जोड़ दिया। बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है बेटा। तो जब हमने इस बल्ब को इसके अक्रॉस जोड़ दिया तो बल्ब का कुछ तो रेजिस्टेंस होता है बेटा, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इनके बीच में रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इससे एक फाइनाइट करंट बहेगा, फाइनाइट निश्चित करंट बहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली टच में आ गया बेटा, ये डायरेक्टली टच हो गया, तो जब डायरेक्टली टच आता है तो रेजिस्टेंस, तो कोई तो डिवाइस वहां लगा नहीं है, तो रेजिस्टेंस वहां पे कोई है नहीं। अब रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो आपको पता है बेटा इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 230, और I बराबर V बाय R होता है, V बाय R। तो R कितना बोला मैंने? 0। तो कितना करंट हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट कुछ है ना, इनफाइनाइट मतलब वेरी हैवी करंट, वेरी ह्यूज करंट। ठीक है, तो एक बहुत हैवी करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो बेटे when live wire comes in contact with neutral wire directly, then huge current flows, then very heavy current
flows into the circuit, flows in the circuit। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो सर्किट में डिवाइसेस है वो खराब हो सकते हैं, प्लस आग भी पकड़ सकता है। विच में फ्लोज इन द सर्किट, विच में डैमेज द सर्किट, डैमेज द सर्किट एंड कैन कैच फायर ऑल्सो is called short circuiting, is called short circuiting। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटे, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ गई कि शॉर्ट सर्किटिंग मतलब क्या, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का डायरेक्टली कांटेक्ट में आना, जिसमें करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है, और हैवी करंट के कारण क्या हो सकता है, जो हमारे सर्किट में चीजें जुड़ी हुई है, जो भी हमारे घरेलू चीजें जुड़ी हुई है, होम अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, और हो सकता है कि आग भी पकड़ सकता है। ठीक, स्पार्क होता है, उसके कारण आग पकड़ सकता है। तो ये एक कारण हुआ बेटा। दूसरा चीज होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, दूसरा चीज है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग क्या चीज हुआ बेटा, लाइक जो भी हम क्या बोलते हैं वायर यूज करते हैं अपने घर में, है ना, उनकी एक कैपेसिटी। तो वायर क्यों यूज करते हैं बेटा, कंडक्टर क्यों यूज करते हैं, टू कैरी करंट, है ना, करंट को कैरी करने के लिए हम कंडक्टर यूज करते हैं। तो अगर उसमें एक मींस हर एक वायर की एक रेटिंग होती है कि भैया 1 एम्पियर का वायर है, 5 एम्पियर का वायर है, 15 एम्पियर का वायर है। तो अगर वो 15 एम्पियर का वायर है तो वो क्या करेगा, 15 एम्पियर तक कैरी कर सकता है बड़े आराम से। लेकिन अगर हमने उससे 15 एम्पियर से भी ज्यादा करंट फ्लो कराने लगा, तो मतलब उससे हम ज्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा, वो उसके लिए ओवरलोडिंग हो गया, है ना। कभी कभी आप देखो कोई क्या करता है कि एक ही सॉकेट में कई सारी चीजें जोड़ देते हैं, मतलब 3 प्लग वाले ले लिया, है ना, ऐसा सॉकेट, और उसमें कई सारी चीजें लगा दिया, उसी से हमने पीसी जोड़ दिया, उसी से हमने मान लो और कुछ आयरन जोड़ दिया। तो क्या होगा, एक निश्चित मींस जो फिक्स वैल्यू है उससे ज्यादा करंट हम लेने लगेंगे, तो वो उसके लिए क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ओवरलोडिंग मींस if we draw current through a circuit above safe value, है ना, above safe value, it is called ओवरलोडिंग। इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। आ रही बात समझ में बच्चे, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओके, चलिए, तो आपको ये दो चीजें समझ में आ गया, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। दोनों ही सिचुएशन में बच्चे करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता है सर्किट में, है ना, और ज्यादा करंट फ्लो होगा तो बेटा ज्यादा हीटिंग होगा, और हीटिंग के कारण क्या हो सकता है, हमारी डिवाइसेस जो है वो डैमेज हो सकते हैं, और आग भी पकड़ सकता है। ठीक, तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं, सेफ्टी मेथड्स यूज करते हैं। अच्छा, एक दूसरा रिस्क भी है ना, इसके अलावा एक और रिस्क है। क्या है वो रिस्क है बेटा, कि हम जब यूज कर रहे हैं तो कभी मान लो हमने गलती से वायर टच कर दिया, लाइव वायर टच हो गया, है ना, सर्किट का वायर हमसे डायरेक्ट टच हो गया गलती से, तो हमें शॉक लगता है ना। कई बार उस शॉक की वजह से इंसान की डेथ भी होती है ना बेटे। तो दो तरह के रिस्क है, या एक तो हमारे डिवाइसेस को रिस्क है, और दूसरा डायरेक्टली यूज करने वाले को रिस्क है। ठीक है, तो दोनों को सेफ रखने के लिए, है ना, हमें जुगाड़ करना होता है, हमें कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके, तो आइए समझते हैं, सेफ्टी मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सेफ्टी मेथड। इंपॉर्टेंटली दो तरह के मेथड हम यूज करते हैं। एक है बेटा अर्थिंग करना, ठीक है, एक है अर्थिंग करना, और दूसरा है फ्यूज का यूज करना।
अर्थिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। ये जो अर्थिंग है, चलो इसको डिस्क्राइब करते हैं। अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है पहले ये समझिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं, मेटल रॉड। ठीक है, कोई एक मेटल रॉड ले लेते हैं, लाइक कॉपर का, आयरन का, या फिर है ना इस तरीके की एक मेटल स्ट्रिप ले लेते हैं 1-2 मीटर लंबा, और उसको जमीन के अंदर, है ना, अर्थ में क्या करते हैं, ऐसा अर्थ के अंदर डाल देते हैं। आपने सुना होगा नमक वगैरह के साथ में इसको जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, और फिर इससे जो है एक कॉपर वायर से अपने पूरे घर में, है ना, वायरिंग के साथ। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर 2 वायर होते हैं, उसके साथ साथ ये भी एक तीसरा वायर पूरे घर में जाता है। ठीक है, पूरे घर में जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका, ये जो वायर है वो क्या है, अर्थ वायर है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्थ वायर कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ये जो हमने किया है, इसे कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज अर्थिंग, और बोला जो वायर है वो अर्थ वायर हुआ। अर्थ वायर का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो अर्थिंग क्या हो गया भाई, ए मेटल रॉड इज buried inside ground। ठीक है, a metal rod is buried inside ground and a copper wire connected to this rod is run across the domestic circuit along with live wire and neutral wire. This process is called earthing, and the wire is called earth wire। ठीक है, conventionally it is green color, इसको हम लोग ग्रीन कलर का लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया बेटा, है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थिंग कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है बेटा, तो आप अगर अपने घर में देखो तो जो सॉकेट होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। तो इसमें से एक में क्या होता है बेटा, लाइव वायर, एक में क्या होता है, न्यूट्रल वायर, और एक में क्या होता है, अर्थ वायर। ठीक है, ऐसा 3 आपने देखा होगा, है ना, 3 प्लग्स। ठीक है, तो बेटे लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये 3 इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। अब देखो, कुछ चीजें होती है जिसमें सिर्फ 2 ही पिन होते हैं, और कुछ चीजें होती है जिसमें 3 पिन होते हैं, है ना। कुछ डिवाइसेस में 3 पिन होते हैं, किसमें 2 पिन होते हैं। तो जिसमें 2 ही पिन होते हैं, इसका मतलब उसको अर्थिंग की जरूरत नहीं है, वैसी चीजों को अर्थिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन चीजों को अर्थिंग की जरूरत है उसमें हमेशा क्या होता है, ऐसा 3 वाले होंगे, 3 पिन्स होंगे। क्लियर है? तो कौन ऐसी डिवाइसेस है जिनको अर्थिंग की जरूरत होती है, तो वो सारी डिवाइसेस जिसकी आउटर बॉडी मेटेलिक है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि गलती से वायर जो है, लाइव वायर, उसके बॉडी के टच में आ सकता है, और लाइव वायर अगर बॉडी के टच में आएगा तो उसके बॉडी पे भी करंट आने लगेगा, और अगर हम किस गलती से उसके बॉडी को टच कर लेंगे, है ना, तो हमें भी वो करंट लगेगा,
है ना। तो ऐसी डिवाइसेस जैसे कि कूलर का आउटर बॉडी क्या होता है बेटा, मेटालिक होती है। जैसे कि आपका पीसी कंप्यूटर, उसकी आउटर बॉडी मेटालिक होती है, आपको कभी कभी झटका दे सकता है वो। आयरन जो आप यूज करते हो उसकी मेटालिक बॉडी होती है। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, कूलर हो गया, ये सब चीजें जो है जिसकी आउटर बॉडी मेटालिक होती है उन सबको हमेशा भी अर्थिंग करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस को हम अर्थिंग करते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि अर्थिंग हम किसका करेंगे। ओके, normally those devices are required to be earthed whose outer body is metallic। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जब हम उसको अर्थिंग कर देते हैं बेटा, तो अर्थिंग करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये हमें बचाता है। मींस हमारे सेफ्टी के लिए है अर्थिंग, है ना, हमारे सेफ्टी के लिए है अर्थिंग। कैसे सेव करता है वो हमें, देखो, अगर गलती से लाइक एक कूलर है, कूलर पर अगर गलती से करंट आ रहा है, ठीक है, बाय मिस्टेक उस पर अगर करंट आ रहा है और हमने उसे टच कर लिया, तो उसके जो करंट है ना, उसके पास दो रास्ते हैं, ध्यान से समझो, उसके पास दो रास्ते। एक तो हमारे बॉडी से होकर के ग्राउंड को चला जाए, या तो फिर वो कंडक्टर जो है अर्थ वायर जो हमने लाया था, जो कि एक कंडक्टर है, उसके थ्रू होकर के ग्राउंड को चला जाए। उसके पास दो रास्ते हैं। हमारा जो बॉडी है वो कंडक्टर है, बट इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। 10 किलो ओम के रेंज का रेजिस्टेंस है हमारे बॉडी का, 10 किलो ओम। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस है हमारा। करंट जो है उसकी टेंडेंसी होती है हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करने की, है ना। अगर उसको दो रास्ते मिलेंगे तो हमेशा वो उस रास्ते से जाना पसंद करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो जो अर्थ वायर है, जो कि एक गुड कंडक्टर है, जो कि कॉपर वायर है, वेरी गुड कंडक्टर है, और हमारा बॉडी जो वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला है, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में हमारा जो पाथ है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो करंट हमारे बॉडी से ना जाकर के वो अर्थ वायर के थ्रू होकर के ग्राउंड को चला जाएगा और हमारे बॉडी से वो करंट पास नहीं होगा। क्योंकि हमारे बॉडी से करंट पास नहीं होगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हमें नुकसान नहीं होगा और हम सेफ रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अर्थ वायर आपको बचाता है। ठीक है, अर्थिंग is for the protection of user। ठीक है, जो उसको यूज करता है उसके प्रोटेक्शन के लिए है अर्थिंग। ठीक है, तो एक चीज हम समझ गए बेटा कि हमें बचाने के लिए क्या उपाय किया गया है डोमेस्टिक सर्किट में। दूसरी चीज है जो बचानी है वो है उस सर्किट में लगे डिवाइसेस, महंगे महंगे डिवाइसेस, एसी, फ्रीज, कूलर, है ना। बल्ब वगैरह अगर फ्यूज भी हो जाए तो हम उसे खरीद सकते हैं, वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का आता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस हैं, जो महंगी डिवाइसेस हैं, टीवी वो हम रोज नहीं खरीद सकते, एसी हम हमेशा नहीं खरीद सकते, है ना, कूलर हमेशा नहीं खरीद सकते। तो ऐसी चीजों को हम खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बचाना भी जरूरी है। इनकी सेफ्टी के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, जो जुगाड़ यूज करते हैं, वो है बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। तो एक दूसरा जो सेफ्टी डिवाइस है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो बेटे सबसे पहले ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे होम अप्लायंसेस या सर्किट से जुड़े हुए जो डिवाइसेस हैं उनको बचाता है। ठीक है, इट इज अ सेफ्टी
device which protects home appliances or devices from short circuiting और ओवरलोडिंग ओके। अब ये बनता कैसे है, तो देखिए कभी अगर आपने देखा होगा तो इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वो पोर्सिलेन या फिर चाइना क्ले का बना होता है और इसके बीच में एक वायर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल कंडक्टिंग वायर से अलग होता है। क्या अलग है इसमें हम लोग 75% लेड और 25% टीन यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम वायर यूज करते हैं जिसे हम फ्यूज वायर कह सकते हैं। फ्यूज वायर, ये कंप्लीट असेंबली क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और ये जो वायर वाला पार्ट है, तो जनरली जो खराब होता है वो क्या होता है, ये वायर वाला पार्ट ही खराब होता है, तो आप इस वायर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। अब ये समझो कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखें बेटे, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउ, जब एक प्री डिस्क्राइब्ड वैल्यू से ज्यादा करंट इसमें फ्लो होता है, ठीक है। लाइक हमने बोला भाई लाइटिंग सर्किट, तो लाइटिंग सर्किट कितना करंट ड्रॉ करता है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 एम्पियर तक करंट जा रहा है तो इट्स ओके। इससे ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, इसमें एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू एक्सेसिव हीट ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने से आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो आगे का जो आपकी डिवाइसेस है वो बच जाएगा। नुकसान क्या हुआ भाई, एक वायर का बस, ठीक है। तो आप फ्यूज चेंज कर सकते हैं या ये वायर यूज कर सकते हैं, बट ध्यान देना है कि नॉर्मल वायर से इसको चेंज नहीं करेंगे। जो नॉर्मल घर का वायर है उससे चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो वायर क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ये थोड़ा अलग है, ये दिस कंप्राइजेस ऑफ 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल, है ना, लेड एंड टी, पीबी एंड एसएन, ठीक है। तो ये स्पेशल वायर है, तो ऐसा ही वायर हम इसमें लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। इसकी जो रेटिंग होती है फ्यूज की, ओके, वो कैसे होती है, rating of fuse is in एम्पियर। किसमें होता है बेटा, एम्पियर में होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला बेटा आपको लाइटिंग सर्किट, तो लाइटिंग सर्किट में 5 एम्पियर तक सेफ है ना। तो इसके लिए आपको कितने एम्पियर की वो चाहिए, फ्यूज 5 एम्पियर की, तो 5 एम्पियर वाली हम इसमें फ्यूज यूज कर देंगे। सिमिलरली अगर पावर सर्किट की बात करूं बेटा, तो पावर सर्किट का कितना होता है, 15 एम्पियर तक सेफ है, तो इसमें अपन 15 एम्पियर तक भेज सकते हैं, ठीक है। पावर सर्किट में 15 एम्पियर तक का भेज सकते हैं, तो हम इसमें 15 एम्पियर वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज कर लेंगे, ओके। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज को कनेक्ट कैसे करना है। ध्यान रखें बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं विथ लाइव वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर, ओके। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, न्यूट्रल वायर में नहीं कनेक्ट किया जाता है, हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है, ओके। चलिए, अब ऐसा क्यों भाई, लाइव वायर में क्यों, न्यूट्रल वायर में क्यों नहीं,
क्योंकि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, तो न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल ऑलरेडी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अगर आपने गलती से न्यूट्रल वायर छू भी लिया ना तो न्यूट्रल ये भी जीरो और हमारा जो ग्राउंड है वो भी जीरो पर होता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। हमेशा किस में होता है बेटा, लाइव वायर में अगर हमने गलती से टच किया, ठीक है, लाइव वायर अगर हमने गलती से टच किया तो क्या होगा, लाइव वायर और ग्राउंड भी आपको क्या होता है, जीरो पोटेंशियल पे होता है, तो इसके बीच में 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और आपको डैमेज होगा। तो आपने अगर गलती से न्यूट्रल वायर छुआ तो आपको कोई परेशानी नहीं, आपको अगर आपने लाइव वायर को डायरेक्टली टच किया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना बेटा। अब बात करेंगे हम कि इसका रेटिंग कैसे डिसाइड होता है। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज सी। अगर हमने एक वायर पकड़ा जिसका लेंथ हमने ले लिया कैपिटल एल, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया, इसकी रेजिस्टिविटी सपोज रो है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, तो रो एल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज रेजिस्टेंस। अब हीट जो इसमें प्रोड्यूस होगा बेटा, तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर और R के बदले आपने लाया क्या, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इनटू टी, ठीक है, तो दिस मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर इस टाइम को हम इधर बुला ले बेटा तो क्या हो जाएगा, H अपॉन टी, है ना, प्रोड्यूस्ड हो गया, इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम कितना हुआ, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है बेटा कोई भी बॉडी जिस जो हाइट मींस 0 केल्विन से अबव होता है, आपने हीट चैप्टर पर, है ना, क्लास 11th में हीट चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी बॉडी जो 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर होता है वो हीट को क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है, एमिसिव पावर जिसे हम कहा करते थे। तो एमिसिव पावर क्या होता था बेटा, एमिसिव पावर क्या हुआ करता था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मान लो कि उसका एमिसिव पावर क्या है, स्मॉल h है, लेट्स assume emissive power is h। तो आपको पता है बेटा इमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या हो गया h, तो देयरफॉर h बाई t क्या हो जाएगा, h इंटू a। अब इस वायर का जो सरफेस एरिया है बेटा, वो एरिया कौन सा होता था, सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, तो आपको पता है बेटा 2 पाई आर इंटू एल होता है सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो 2 पाई आर इंटू एल, है ना, दिस मच। तो बेटा ये जो h बाई टी आया वो कौन सा हुआ, एमिटेड कितना, h इंटू 2 पाई आर इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2। आप सोचो बेटा जितना प्रोड्यूस हुआ उतना अगर निकल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, है ना। आपका जो वायर है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा बेटा, मेल्ट भी नहीं होगा, आपका जो वो है सही से काम करता रहेगा, ठीक है, काम सही से करता रहे। लेकिन बेटा अगर ये जो है बढ़ जाए, करंट एक जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है उससे बढ़ जाए, तो अब क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा और एमिट तो उतना ही हो रहा है ना, इसमें से कोई चीज तो बदला नहीं, तो एमिट उतना ही हो रहा है, प्रोडक्शन अब ज्यादा होने लगा, हीट का एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा, हीट के एक्यूमुलेशन से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर बढ़ने से फाइनली वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा आगे की सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो कब तक सेफ है बेटा, जब तक ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है कि ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो एट इक्विलिब्रियम बराबर कर दो बेटा, आई स्क्वायर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
H इंटू 2πr इंटू L। क्या कैंसिल हुआ बेटा? L और L कैंसिल हो गया, तो I स्क्वायर इज इक्वल्स टू H इंटू 2π स्क्वायर हो जाएगा बेटा, R क्यूब हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? रो। ठीक है, तो h जो है वो क्या है? कांस्टेंट चीज है, 2π स्क्वायर रो, ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो आप I स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहे हो? R क्यूब देख रहे हो, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R का पावर 3/2। तो उसमें से जो करंट पास होगा वो किस चीज पर डिसाइड हो रहा है, ये देखिए, तो वो है उसकी रेडियस। ठीक है, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बेटा? रेडियस। तो बेटे करंट की जो रेटिंग है ना, किसी भी फ्यूज वायर की, वो कैसे डिसाइड होती है? तो जितना ज्यादा मुझे करंट चाहिए उसके हिसाब से हम उसका रेडियस ले लेंगे, तो उसकी थिकनेस उस हिसाब से डिसाइड होती है। और एक चीज यहां पर देखने लायक है कि इस फॉर्मूले में कहीं भी लेंथ नहीं आया, लेंथ कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें लेंथ कहीं भी नहीं है। मतलब करंट की जो फ्यूज की जो रेटिंग है वो लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है और रेडियस पर डिपेंड करता है ना बेटे? तो हम जो फ्यूज का वायर है वो छोटा सा यूज करें या बड़ा सा यूज करें, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उसकी मोटाई पतली या ज्यादा है, पतली या फिर मोटी है, तो उससे फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली हम नोट कर लेंगे। नोट क्या बेटा? कि रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर is independent from length. Okay, rating of fuse wire is independent from length but depends on radius of wire, that is I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 3/2। कैसे डिपेंड करता है ये भी चीज आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर होता है कि लेंथ पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आप बोलेंगे नहीं करता है। और एक क्वेश्चन इस पर करता है कि रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे पावर 3/2। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। करंट इससे ज्यादा होगा तो फिर आपका जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, है ना? अच्छा, फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है, ताकि थोड़ा भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, है ना? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दो सेफ्टी डिवाइसेस थे, सेफ्टी मेथड्स थे, अर्थ वायर एंड फ्यूज वायर। ठीक है, अर्थिंग के भी बारे में बात की हमने और फ्यूज के बारे में भी बात की। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जो सेकेंड पोर्शन है ना, वो है बेटा, मीन्स आप कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट में हमने इसके वर्किंग को देखा और दूसरे पार्ट में हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो बेसिकली मेजर करने के लिए बताया गया है। तो इस चैप्टर में अगर आप मोटे मोटे तौर पर बताओ तो क्या क्या चीजें पढ़ी, तो आपने पढ़ा करंट, आपने पढ़ा वोल्टेज और आपने पढ़ा रेजिस्टेंस। ये तीन चीजें ही आपको इसमें जरूरत पड़ी इस होल चैप्टर में। तो बेटा हम करंट यूज किए, हम वोल्टेज यूज किए, हमने रेजिस्टेंस यूज किया, हमें मेजर भी तो करना पड़ेगा किसी चीज का करंट, किसी चीज में कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी चीज में कितना वोल्टेज आ रहा है, किसी चीज में कितना रेजिस्टेंस है, ये चीजें हमें मेजर भी तो करनी पड़ेगी। तो उसको मेजर कैसे करेंगे, उसके मेजरमेंट के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं?
एक तो पढ़ेंगे बेटा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, देन पढ़ेंगे एमीटर, देन वोल्टमीटर, देन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, देन मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ये 6 चीजें हमें पढ़नी है बेटे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है। चलिए वन बाय वन हमें इसे डिस्कस करना है। गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या चीज है बेटा? ये एक ऐसी डिवाइस है जो करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। और वो कैसे करंट? स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर की रेंज का, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव डिवाइस होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, it is highly sensitive device which can measure, okay, it is highly sensitive device which can measure small current. Okay, it is highly sensitive device which can measure small current. अब गैल्वेनोमीटर जो है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिस जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। चलो मैं इस चीज को भी लिख देता हूं। इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम उधर पढ़ते हैं। यहां पर बस आप ये समझिए कि इसमें एक कॉइल होता है, ठीक है। इसमें एक कॉइल होता है, उस कॉइल में जब करंट क्रॉस होता है तो वो कॉइल घूमता है, और उस कॉइल के घूमने से उसमें जो लगा पॉइंटर है वो भी घूमता है, ठीक। तो इसको अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन मतलब ये देखोगे तो कुछ एक ऐसा डायल होता है और इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है बेटा। पॉइंटर यूं क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो जीरो शो करेगा, करंट फ्लो होगा एक डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन में घूमेगा, और ज्यादा मींस अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट होता है, यानी करंट जो इसमें मेजर होता है करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिफ्लेक्शन के। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन ही हमें क्या बताता है? करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों पता कर सकते हैं किससे? गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है? सारी बात समझ में? अब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस of galvanometer is small and is represented by कैपिटल G। इसकी रेजिस्टेंस को हम कैपिटल G से शो करते हैं, ठीक। अच्छा, जब हम इसमें करंट पास कराते हैं किसी गैल्वेनोमीटर में, जब हम किसी गैल्वेनोमीटर में करंट को पास कराते हैं तो लाइक ये यहां तक डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये मैक्सिमम यहां तक डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका जहां तक भी डिफ्लेक्ट हो सकता है वो पूरा ही डिफ्लेक्ट हो गया, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और फुल्ली डिफ्लेक्ट होने के लिए जो करंट उसमें जाना चाहिए दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट फॉर
फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और इसे हम लोग आई स्मॉल जी से शो करता है। किससे शो करते हैं बेटे? आई स्मॉल जी से शो किया जाता है। ध्यान रखें, इसका जो सिंबल होता है बेटा, सिंबल वो इस तरीके से होता है, कैपिटल जी, है ना, इस तरीके से लगा है। तो आपको समझ जाना है कि क्या लगा हुआ है बेटा, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यहां पर क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? गैल्वेनोमीटर के अलावा हमें क्या पढ़ना है बेटा? एमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर तो नाम से ही क्लियर होता है बेटा, एमीटर यानी एम्पियर, एम्पियर को मेजर करने वाला, एम्पियर यानी करंट। ठीक है, तो ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। ओके, क्या है ये? करंट मेजरिंग डिवाइस है। इसको शो करते हैं इस तरीके से, ए लिखेंगे, आपको समझ जाना है कि ये एमीटर है। जिधर से करंट एंटर करेगा प्लस, जहां से करंट बाहर जाएगा माइनस। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहां पर प्लस, यहां पे माइनस, ऐसा लगेगा। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ एमीटर, प्रॉपर्टीज ऑफ एमीटर। पहला, इसे हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, विद द सर्किट। ठीक है, इसे हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। दूसरी चीज, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। इट्स रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल फॉर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसकी जो मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों? आप आइए समझिए इस चीज को कि अगर मान लो ये एक सर्किट हमने बनाया, ठीक है, ई आर आर ऐसा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा। कितना करंट फ्लो करेगा? तो आपको पता है ई अपॉन आर प्लस आर, इतना करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है बेटे, लेकिन जैसे ही आप इसमें मेजर कर, तो मेजरिंग डिवाइस कब लगाई जाती है बेटा? जब हमको मापना है सिर्फ उस समय लगाई, हमेशा तो लगा के नहीं छोड़ा जाता उसमें, है ना। तो हमें जब मेजर करना है तो उस समय हमने इसके बीच में क्या किया? एमीटर जोड़ दिया। ठीक है बेटे, तो अब आपने देखा कि एमीटर लगाया तो एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इसका भी रेजिस्टेंस जुड़ गया, मान लो आर डैश, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? करंट इसमें E अपॉन आर प्लस आर डैश। अब देखो रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया बेटा। तो अब जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो क्या होगा? कम हो रहा है पहले से। पहले इतना बह रहा था, अब इतना ही बह रहा है। तो ये किसको पड़ेगा? ये तो आई डैश को पड़ेगा, आई थोड़ी पड़ेगा। तो आई डैश जो कि दिख रहा है आपको क्या है? आई डैश जो है वो आई से तो कम है, यानी एमीटर जो है वो हमेशा एक्चुअल करंट से कम पड़ता है, एक्चुअल करंट से कम पड़ता है। तो एक और चीज हो गया बेटा अपना कि reading of emitter is always, emitter
इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल करंट, है ना। एक्चुअल जो करंट है उससे हमेशा कम है, मतलब ये जो रीडिंग देता है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। अब आप सोचो कि ये एरर कम कब होगा बेटा, ये एरर कम कब होगा, जब ये आर डैश क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। आर डैश जब जीरो हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, ये भी ई बाय आर प्लस आर हो जाएगा, ये भी ई बाय आर प्लस आर हो जाएगा। तो हम जो एमीटर चूज करेंगे ना उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज का रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं होगा, है ना, हाँ कम ले सकते हैं। तो इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होगा, जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, तब हमको एक्यूरेट रिजल्ट मींस एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तब हम उसका रेजिस्टेंस क्या ले सकते हैं, जीरो। प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू है वो जितना कम हो सके उतना लेना है, अदरवाइज जितना पॉसिबल हो उतना कम लें। क्लियर। तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर शुड बी जीरो, और प्रैक्टिकल की यानी नॉन आइडियल की रेजिस्टेंस ऑफ नॉन आइडियल एमीटर should be as low as possible, as low as possible। आ रही बात समझ में। ये हो गया आपका एमीटर का। क्लियर है बच्चे। अब सवाल उठता है बेटा कि एमीटर को बनाएं कैसे, ठीक है, एमीटर कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान रखें बेटा कि जो गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा उस गैल्वेनोमीटर को ही आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ, सी। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा चेंज करके हम उसे एमीटर बना सकते हैं। हाउ, इफ a small value resistor is connected in parallel across, if a small value resistor is connected in parallel across the galvanometer coil, it can be converted into एमीटर। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर एक छोटा वैल्यू रेजिस्टर कनेक्ट कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी है, उसके पैरेलल में आपने क्या किया, एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टर जोड़ दिया। ये जो स्मॉल वैल्यू रेजिस्टर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसे संट कहते हैं। क्या कहते हैं, संट, और इसे एस से शो करते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या करते हैं, एस से शो करते हैं। तो ये जो हमारा तैयार हुआ ना, दिस वन, यही है क्या, एमीटर। दिस इज एमीटर। क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया और छोटा वैल्यू रेजिस्टर लगाया। तो जैसा कि हमने बोला बेटा, एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम। कितना कम, जितना कम आप कर सकते हो उतना कम। ठीक है बेटा, तो कम करने का उपाय आपके पास क्या है, पैरेलल, है ना। आपने पढ़ा है कि अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी हो तो आप सीरीज में कनेक्ट करें, अगर आपको घटानी हो आप पैरेलल में कनेक्ट करें। तो हमें घटानी है तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। और एक बात पढ़ा था हमने, जब हम दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, वो उन दोनों में से जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आता है।
तो हम जो छोटा लेंगे ना उससे भी छोटा आएगा। तो ये ऑलरेडी छोटा है, इसका रिजल्टेंट और भी छोटा होगा, तो हमारा पर्पस जो है लो रेजिस्टेंस का वो सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एमीटर बनता है। इसके पैरेलल में जो रेजिस्टर जोड़ते हैं उसे शंट रेजिस्टर कहते हैं। आगे इतनी बात समझ में आपको क्लियर है बेटे? तो अभी अभी हमने आपको बोला कि एमीटर, अब ये पूरा का पूरा जो असेंबली है वो एमीटर है, और एमीटर को हमने क्या बोला, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर। तो हमने इसे सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट कर दिया बेटा। तो यहां से क्या होगा, इसमें करंट जाएगा। अब इसमें जो करंट जाएगा बेटा, उसको पास देखो दो रास्ते हैं, है ना बेटे, दो रास्ते हैं, एक गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा और एक इसके अंदर जाएगा। तो जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा, लेट्स से ये मैक्सिमम करंट है, और उस समय इसमें जो है गैल्वेनोमीटर में भी क्या होगा, मैक्सिमम करंट जा रहा होगा। तो मैक्सिमम करंट याद करो क्या बोला था, जो गैल्वेनोमीटर में जाता है इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। तो इधर चला गया क्या, IG। अब इसके अंदर क्या जाएगा, तो फिर बेटा I माइनस IG जाएगा कि नहीं, इसके अंदर क्या जाएगा, I माइनस IG। तो ये चीज आपको समझ में आ गया बेटा। तो I क्या हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, उसका एक हिस्सा गैल्वेनोमीटर कॉइल में चला गया और दूसरा हिस्सा क्या हो गया, इधर शंट में चला गया, I माइनस IG। अब आपको ये चीज दिख रहा है बेटा कि ये वाला जो ब्रांच है और ये वाला जो ब्रांच है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। और हमें पता है कि पैरेलल की एक खास बात होती है कि उसमें वोल्टेज सेम होता है। तो यहां पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा और इस ब्रांच में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेटे S इंटू I माइनस IG शुड बी इक्वल टू G इंटू IG। ठीक है, तो बेटे यहां से S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा G इंटू IG अपॉन I माइनस IG, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये S की वैल्यू, S क्या चीज था बेटा, S वो रेजिस्टेंस था जो हमें गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लगानी थी। ठीक है, तो वो किस चीज पे डिसाइड होता है, देखो वो डिसाइड होता है क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट ले सकता है, उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है वो फिक्स होता है। अब ये I जो है, ये I क्या है, जो आपको उस डिवाइस से मैक्सिमम करंट मेजर करना है, दैट इज कॉल्ड I। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कि आपको कितना शंट रेजिस्टेंस उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर एमीटर ऑफ रेंज 0 to I, 0 to I। ठीक है बेटा, तो मान लो आपको क्या करना है, 10 एम्पियर तक का, है ना, 10 एम्पियर तक का एक एमीटर बनाना है। तो वो 10 क्या हो गया, आपका I हो गया, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपको गिवन रहेगा। तो इनमें आपको उन सारी चीजों को पुट करना है, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका शंट लगेगा, है ना, मतलब कितना रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यू अंडरस्टूड कि कैसे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो बेटे इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक आध एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ शंट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर of resistance 50 ohm, to convert a galvanometer of resistance 50 ohm into an emitter of range 10 ampere, range 0 to 10 ampere if full scale deflection current is 1 milliampere, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीजें गिवन है बेटा,
हमें निकालना क्या है, शंट निकालना है, यानी एस फाइंड आउट करना है। और ये किस चीज का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किससे शो करते थे, कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी हमारे पास क्या है, 50 ओम है। एंड रेंज देखो 0 से 10 एम्पियर है, तो आई क्या हो गया बेटा, 10 एम्पियर हो गया। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी आईसी दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। तो व्हाट फॉर्मूला डू वी हैव, तो बेटा यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है S इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, तो G आपके पास कितना है 50, Ig है आपके पास मिली एम्पियर यानी 10⁻³ और I कितना है 10 माइनस 10⁻³ है ना, ऐसा। तो क्या आपको लग रहा है बेटा कि इसके सामने ये नेग्लिजिबल है ना, इसके सामने ये ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा बेटा 50 × 10⁻³ अपॉन 10, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया देखो बेटा 5 मिली ओम, है ना। कितना आपको लगेगा, शंट की वैल्यू 5 मिली ओम की जरूरत पड़ेगी। आधी बात समझ में बेटे, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ शंट इफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस is 99 ohm. Find resistance of shunt if galvanometer resistance is 99 ohm and 10% of current goes into the galvanometer coil. ठीक है, तो इस सवाल में थोड़ा सा क्या है बेटा, ट्विस्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो बेटे यहां पर अगर हम गौर से देखें तो एक चीज तो दिया हुआ है 99 ओम, क्या चीज है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है यानी कैपिटल जी है 99 ओम। और क्या बोला कि 10% ऑफ करंट, जो टोटल करंट है ना, लाइक ऐसा था ना हमारा, इधर हमारा गैल्वेनोमीटर कॉइल हुआ और इधर ये शंट हुआ। ठीक है, तो अगर ये टोटल है ना, उसमें से 10% यानी 0.1 इसमें चला गया और बाकी इसमें चला गया कितना, 0.9 आई, है ना बेटे, 0.9 आई इसमें चला गया। ओके, तो ये क्या चीज हुआ बेटा, यही तो आई जी हुआ, ये हमारा आई जी हो गया, है ना बेटे। तो अपने पास क्या फॉर्मूला था एस का, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ओके, तो जी आई जी कितना हो गया बेटा, जी हमारे पास 99 है, IC 0.1 आई हो गया, I माइनस 0.1 आई। ठीक है, तो 99 0.1 अपॉन 0.9 आई कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया, 9 से बेटा 11। तो देखो कितना आया हमारे पास, 11 ओम आया, है ना बेटा। तो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यहां पर आपको कितना जोड़ना है, 11 ओम जोड़ना है पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में अगर हमने 11 ओम जोड़ दिया तो ये हमें, है ना, इस तरीके का एमीटर दे देगा। तो ये आपको समझ में आ गया एमीटर कैसे बनाया जाता है। जो नेक्स्ट डिवाइस हमें पढ़ना था वो था वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम से ही क्लियर है बेटा, वोल्ट मीटर मतलब, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मतलब मेजर करना। तो इससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो इट इज अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच कैन मेजर
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। इसको शो कैसे करते हैं, ऐसा V से शो करते हैं, जहां से एंटर करेगा प्लस, जहां से बाहर जाएगा माइनस, क्या चीज, करंट। ठीक है, तो ये सिंबल हो जाता है वोल्ट मीटर का। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टीज, इसको हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, और ये भी क्या करता है बेटा, हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम रीड करता है। इट ऑलवेज मेजर्स, इट ऑलवेज मेजर्स लेस देन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। मतलब इसमें भी क्या होता है, एरर होता है। क्यों एरर होता है भाई, क्यों एरर होता है समझिए। तो बेटे हमने क्या बोला, इसको सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। लाइक ये रजिस्टर है ना, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो इसके पैरेलल में हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटे, इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने ये मेजर नहीं करना था तो हमने नहीं कनेक्ट किया। अब मेजर करेंगे जब तब ना कनेक्ट करेंगे, हमेशा थोड़ी कनेक्ट करके रखेंगे। ओके, तो बेटे यहां पर जो भी ई है मान लो, तो इसमें कितना पूरा का पूरा ड्रॉप यहां होगा बेटा, पूरा का पूरा जो है ड्रॉप यहां पर होगा। लेकिन जब आप इसको पैरेलल में जोड़ दोगे बेटा, तो इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसकी कुछ रेजिस्टेंस होने से, है ना, इसके रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल होने से क्या होगा बेटा, है ना, दोनों का जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा बेटा। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो यहां पर जो करंट है, करंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेलल में जोड़ा आपने, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। रेजिस्टेंस के चेंज होने से आपका जो पहले इसमें ड्रॉप आ रहा था और अभी जो ड्रॉप आएगा, वो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाएगा कभी भी। अब एक्चुअल वैल्यू मिले इसके लिए क्या जरूरी है ना बेटे, एक्चुअल वैल्यू मिले इसके लिए क्या जरूरी है कि हमने जो ये लिया है, मींस आप इस तरीके से समझो, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि यहां से करंट निकला सपोज आई, है ना बेटे, तो जब तक हमने इसको नहीं कनेक्ट किया था, पूरा आई इसमें जा रहा था ना, पूरा आई इसमें जा रहा था, तो ड्रॉप कितना हुआ, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। लेकिन जब आप इसमें वोल्ट मीटर को इधर कनेक्ट कर दोगे तो कुछ करंट इसमें चला जाएगा ना, कुछ करंट इसमें चला जाएगा। जो करंट इसमें जाएगा तो इधर अब क्या होगा, कम करंट जाएगा, है ना, तो आई डैश इंटू आर। तो बेटे ये इधर अब करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो इधर ड्रॉप भी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए V डैश जो है अब वो क्या है, पहले वाले वोल्टेज से कम आ रहा है। तो एक्चुअल जो उसमें ड्रॉप है उससे आपका क्या है, कम ड्रॉप वो रीड कर रहा है। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो बेटे यहां पर भी एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं है। एक्यूरेसी क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये कॉम्प्रोमाइज कब नहीं होगा, जब ये पूरा का पूरा करंट इसमें जाए, इसमें कुछ भी करंट नहीं जाए। अब सोचो इसमें कुछ भी करंट कैसे नहीं जाएगा, जब इसकी वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो इसमें कुछ भी करंट नहीं जाएगा, टोटल करंट इसमें जाएगा और आपको सही ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इनफाइनाइट आप इसका रेजिस्टेंस कर नहीं सकते, है ना। हाँ, बड़ा जरूर कर सकते हैं। तो आइडियली वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, बट नॉन आइडियली ये जितना हाई हो सकता है उतना हाई रखें। ठीक, तो इससे क्या हो गया, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो फॉर बेटर एक्यूरेसी, फॉर बेटर एक्यूरेसी, फॉर बेटर एक्यूरेसी, resistance of voltmeter should be
आइडियली इनफाइनाइट एंड नॉन आइडियली एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें समझ लिया आपने, है ना। इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज इसको इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और नॉर्मली ये क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू से कम रीडिंग करता है आपके लिए। ठीक है, मतलब इसमें एरर होता है। क्लियर। अब बेटा सवाल उठता है कि वोल्टमीटर बनाए कैसे। तो अगेन वोल्टमीटर भी गैल्वेनोमीटर से बनाया जा सकता है। वोल्टमीटर कैन बी मेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। कैसे? तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो जैसा आपने पढ़ा बेटा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब ज्यादा करना है मतलब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या तरीका है बेटा आपके पास, आप सीरीज में कनेक्ट करें। तो यहां पर क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को। ठीक है, इफ अ वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस is connected in series with galvanometer coil, okay, in series with galvanometer coil, then it works as voltmeter, वेल आ गया समझ में। तो बेटा अगर ये मेरा गैल्वेनोमीटर है तो इसके सीरीज में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, आर सीरीज। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना वो है मेरा वोल्टमीटर, दिस इज वोल्टमीटर। ठीक है, दिस इज वोल्टमीटर। तो बेटा आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर जो करंट जाएगा वही इसमें भी जाएगा, और गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर जो करंट जाता है उसको क्या कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज और पता है कि इसे कैसे कनेक्ट करना है बेटा, सर्किट में पैरेलल में। तो लाइक इस चीज के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है, तो इसमें हमने इसे क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बेटा। तो ऑब्वियसली जो ड्रॉप यहां पर होगा वही ड्रॉप यहां पर होगा, है ना। तो क्लियर है मेरी बात, इसका जो ड्रॉप होगा वही यहाँ का ड्रॉप है, और यहाँ का ड्रॉप क्या होगा बेटा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, इसका G और इसका RS। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IC इंटू G प्लस R सीरीज, है ना, R सीरीज। तो यहां से बेटा V अपॉन IG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G प्लस R सीरीज। तो R सीरीज कितना होगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। तो यहां से आप ये चीज निकाल सकते हो बेटा कि सीरीज में जोड़ना तो है, कितना जोड़ना है ना, वो यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां से आपको सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ना है, सीरीज रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन वोल्टमीटर। तो बेटा यहां पर ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि हमें वोल्टेज कितना मेजर करना है, मींस रेंज मेरा क्या है। तो अगर मुझे 0 से 5 वोल्ट तक का वोल्टमीटर बनाना है तो ये V हुआ मेरा 5। तो V क्या है, मैक्सिमम रेंज है। V क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज टू बी मेजर्ड, ठीक है बेटा। तो आपको अगर एमीटर बनाना है तो शंट में क्या कनेक्ट करना होगा वहां से पता चल जाएगा, है ना। और अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज में क्या कनेक्ट करना होगा वो यहां से पता चल जाएगा आपको। वेल आ रहा है समझ में बच्चे आपको। तो इसके ऊपर भी अपन एक आध एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल,
to convert a galvanometer of coil resistance 50 ohm, to convert a galvanometer of coil resistance 50 ohm into a voltmeter of range 0 to 5 volt, 0 to 5 volt, having full scale deflection current 5 मिली एम्पियर what series resistance is required, ठीक। तो बेटे अभी आपने सीखा कि जो सीरीज रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसका फॉर्मूला आपके पास है V अपॉन IG माइनस G। तो V आपके पास क्या है बेटा 5 वोल्ट, 5 IG आपके पास है 5 मिली एम्पियर 10⁻³ और माइनस क्या है बेटा 50। तो बेटे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, 10⁻³ हो गया यानी 1000 हो गया माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 950 ओम। तो हमें कितना कनेक्ट करना पड़ेगा 950 ओम सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बच्चों।